हेलो लर्नर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड पीवाईक्यू की सीरीज में। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। जैसे आपकी जानकारी लिए एक बार फिर से बता दूं कि हम यहाँ पर कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो उनकी एक प्ले लिस्ट बनाकर सारे क्वेश्चंस करने की ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं आज के हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम रिसर्च एप्टीट्यूड में अराउंड 170 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। 2004 से लेकर के 2015 तक के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि 2025 तक जितने भी रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे के सारे कवर कर लें हम। तो देखते हैं आज के हमारे 10 मोर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा फीचर क्वालिटेटिव रिसर्च का नहीं है। एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा। डेटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स सीकिंग टू establish relationships among measured social facts. Researcher becomes immersed in the situation present and past related to the phenomena. तो इसका जो गाइस राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीकिंग टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेथड सोशल फैक्ट्स। क्योंकि इसमें ना कहीं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आता है, और कोई भी क्वांटिटेटिव क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का फीचर नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। बाकी जो सारे तीन फीचर्स दिए हुए हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एडवांसिंग नॉलेज द लेटेस्ट स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मैनकाइंड इज। तो इसमें हमें बताना है कि एडवांस नॉलेज को एडवांस करने के लिए कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है ह्यूमंस के जरिए। तो हमारे पास ऑप्शन है, कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी, रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग या इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग, क्योंकि साइंटिफिक थिंकिंग में डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाएगी, इंडक्टिव रीजनिंग भी आ जाएगी और कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी रीजनिंग भी आ जाएगी। तो ऑल टाइप्स ऑफ रीजनिंग कैन बी इंक्लूडेड इन साइंटिफिक रीजनिंग। और साइंटिफिक रीजनिंग में और भी बहुत सारे जितने भी रीजनिंग के पार्ट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए थेसिस फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग हैव बीन इनअप्रोप्रिएटली फॉलोड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर कोई थेसिस है तो उसके फॉर्मेट और जो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है या फॉर्मेट है उसको सही से फॉलो नहीं किया गया है, तो एक इस तरह का एग्जांपल है, टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर, अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ द रिसर्चर, इनएबिलिटी ऑफ रिसर्चर टू राइट ए थेसिस, या लैक ऑफ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर टू राइट ए थेसिस। देखिए इसमें ये सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि लैक ऑफ कमिटमेंट हो या जो है इनएबिलिटी ऑफ रिसर्चर टू राइट ए थीसिस, क्योंकि वो थीसिस तो लिख ही रहा है, बट ये एक टेक्निकल लैप्स है। बिकॉज वो फॉर्मेट और स्टाइलिंग जो है रिफरेंसिंग भी वो दे तो रहा है, बट वो इनअप्रोप्रिएटली फॉलो कर रहा है उसके रिफरेंसिंग के स्टाइल को, तो इसको बोलेंगे टेक्निकल लैप। जैसे अगर उसको एपीए स्टाइल फॉलो करनी चाहिए या फिर एमएलए स्टाइल फॉलो करनी चाहिए या शिकागो स्टाइल फॉलो करनी चाहिए, लेकिन वो किसी भी जो डिफरेंसिंग की स्टाइल या फॉर्मेट को वो सही से फॉलो नहीं कर पा रहा है, सारे के सारे फॉर्मेट को मिक्स कर दे रहा है, तो इसको बोलेंगे टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। बाकी आप एमएलए और जो एपीए है और शिकागो है इनकी रिफरेंसिंग स्टाइल कैसी होती है, इनके फुल फॉर्म क्या है, वो आप देख लेना एक बार, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। इसमें बताना है कि कौन से इसमें जो है रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो फॉर्मली प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके देखते हैं कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन हैं। डॉक्टरल लेवल थेसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, वर्कशॉप एंड सेमिनार, सिम्पोजिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टरल लेवल थेसिस। जो डॉक्टरल लेवल थेसिस होती है, इसमें जो भी हमारा रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है, जो हम थेसिस लिखते हैं उसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी जो है रिसर्च में जो है हम इंडिविजुअल स्टोरीज के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं पीपल की। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, सिंबॉलिक इंटरेक्शन या नरेटिव रिसर्च। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नरेटिव रिसर्च है, बिकॉज हम जानते हैं कि नरेटिव रिसर्च है वो एक टाइप की क्वालिटेटिव रिसर्च ही होती है दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल स्टोरीज, लाइफ हिस्ट्रीज, बायोग्राफीज या पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ देयर लाइफ। और बाकी जो दूसरे हैं वो क्यों नहीं सही, बिकॉज जो एथनोग्राफी वाली रिसर्च होती है हमें कल्चर और सोशल ग्रुप्स ओवर टाइम के बारे में बताती है, और जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है इट एम्स टू डेवलप ए थ्योरी ग्राउंडेड इन द डेटा। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, ये फोकस करता है मीनिंग अराइजिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें हमें बताना है कि कौन सा
जो इसमें सीक्वेंस है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को रिफ्लेक्ट करता है करेक्टली। तो इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से। पहले कंसेप्चुअलाइजेशन, theorization, theorizing deduced consequences, observation and testing, testing observation, conceptualization, theorizing and deduced consequences, theorizing deducing consequences, testing observing and conceptualization, या conceptualizing observation, conceptualization, theorizing deduced consequences and method to verify them। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आएगा नंबर 1 पर, फिर उसके बाद कंसेप्चुलाइजेशन आएगा, फिर थ्योराइजेशन आएगा, फिर डिड्यूस्ड कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं वो, और फिर हम उसको वेरीफाई करने के मेथड्स दरियाफ्त कर लेते हैं या खोज लेते हैं। तो क्या इसमें कंसेप्चुलाइजेशन या थ्योराइजिंग और ये ऑब्जर्वेशन इसमें लास्ट में, ऑब्जर्वेशन पहले आता है, इसमें भी टेस्टिंग पहले आ गई, पहले आपका ऑब्जर्वेशन आएगा, टेस्टिंग लास्ट में आएगा। यहाँ पे देखिए कि ऑब्जर्विंग लास्ट में है। तो इस तरीके से जो आपके सारे ऑप्शन हैं ऊपर वाले वो गलत हैं और ऑप्शन डी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन ए रिसर्च स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड to a group sample outside the context of the study, it is called internal validity, functional relationship, external validity या hypothetical construct। तो इस तरह की वैलिडिटी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विद स्टेजेस ऑफ रिसर्च। तो इसमें हमें बताना है कि जो रिसर्च एथिक्स है वो कौन सा डायरेक्ट कनेक्शन करती है मोर ऑफन विद विच स्टेजेस ऑफ रिसर्च। तो हमारे पास ऑप्शन है डिफाइनिंग एंड delimiting the scope of research, problem formulation and reporting of research findings, defining population and deciding the sampling technique for research, डिसाइडिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड डेटा एनालिसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। क्योंकि जब एक रिसर्चर जो होता है उसको अच्छे से जो भी रिसर्च फाइंडिंग एक्चुअल में निकल करके आई हैं वो उसको अच्छे से पेश करे और उसको मैनिपुलेट ना करे या उसको फैब्रिकेट करके आगे ना दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड in research, the units comprising the sample are given equal and independent chance, state sampling, cluster sampling, dimensional sampling या snowball sampling। तो इसमें हमें बताना है कि जो कौन सी टाइप ऑफ सैम्पलिंग है जिसमें यूनिट्स कंप्राइजिंग सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस, जिसमें हर एक यूनिट को इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। जो बाकी की सैम्पलिंग है उसमें इक्वल चांस नहीं मिलता, बिकॉज हम जानते हैं कि इन क्लस्टर सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स या कहने ग्रुप, और जो क्लस्टर्स होते हैं वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। सिंस द सिलेक्शन क्लस्टर्स इज डन रैंडमली, द यूनिट्स आखिरकार या अल्टीमेटली इंक्लूडेड इन द सैंपल आर सेलेक्टेड थ्रू ए probability process, giving them an equal and independent chance of selection at हर एक स्टेज ऑफ क्लस्टर सिलेक्शन। बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं वो सब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं, जो इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है उसमें सिलेक्ट होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, इन ए पीएचडी थेसिस विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर शोइंग स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन। तो इसमें बताना है कि कौन सी जो पीएचडी थेसिस में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जो चैप्टराइजेशन को शो करता है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं हमारे पास। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन ऑफ स्टडी। देखिए सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ या वो नहीं आएगा तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन ऑफ स्टडी, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, सर्वे ऑफ। देखिए डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन और जो जनरलाइजेशन होते हैं ये लास्ट के पार्ट होते हैं, उससे पहले आपका ये आना चाहिए सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन डी आपका सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, रेफरेंसेज, इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे रेफरेंसेज जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन से ही पहले दे दिया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ ये भी सही है, डिज़ाइन ऑफ स्टडी ये भी करेक्ट है, डेटा प्रेजेंटेशन ये भी करेक्ट है। इसके बाद जस्ट आना चाहिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी ठीक है। 5 नंबर पे फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है, ये भी 6 पे आना चाहिए। सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च, तो ये भी ठीक है, सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च कंक्लूजन के बाद फिर रेफरेंसेज एंड अपेंडिक्स जो है वो सबसे लास्ट में आएगा 8 नंबर पे। तो जो आपका ऑप्शन सी है दैट इज द मोस्ट करेक्ट एंड एक्यूरेट ऑप्शन। तो गाइज थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी करी, कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कैसा जा रहा है, तैयारी कैसी है और आप कौन सी यूनिट को देखना चाहते हैं दोबारा से अपने साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।